Register now. नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, कुछ लम्हे फुर्सत के। और हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त खुशबू। और कैसे हाजिर ना होती, पिछली मर्तबा आपसे मिलने का वादा जो किया था और ढेर सारी जानकारियाँ भी तो देनी है आपको। भाई हमारा प्रोग्राम है ही जानकारियों से भरा, तो चलिए आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर सनम के पास, जो कि पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे ख्वातीन की गायनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में। सनम जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल हम देखते हैं कि जो लेडीज़ हैं, जो हमारी ख्वातीन हैं, दिन भर काम करती हैं, रोज़ अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो जो उनका बैक एक का प्रॉब्लम है वो इतना कॉमन हो चुका है। तो उसका आप मेरे को सबसे पहले आप रीज़न बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉमन रीज़न्स हो सकते हैं। देखो, बैक एक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर लेडी को कभी ना कभी लाइफ में बैक एक ज़रूर होती है। ज़्यादातर लेडीज़, सब लेडीज़ में ये धारणा है कि बच्चा पैदा किया है या मैंने सिजेरियन करवाया है तो मेरे को बैक एक होगी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बैक एक इस चीज़ का लक्षण है कि या तो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, या आपकी हड्डियों में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या सबसे कॉमन कारण है कि आपने अभी बच्चा भी पैदा नहीं करा और आपको बैकएक हो रही है। तो अगर आपको चोट नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी होती है, उसके आसपास की जो इन्फेक्शन है वो आपको बैकएक कॉज करती है। जो लोअर बैकएक, जिसको नीचे वाला हिस्सा कमर का होता है, उसमें दर्द रहती है और बहुत कॉमन कारण है। और काफ़ी लड़कियों को जो अभी शादी भी नहीं हुई है, उनको पीरियड्स आने लगते हैं, उनको कमर में दर्द रहती है, वो एक बहुत ही बेकार और गंदी बीमारी की निशानी है, वो जिसको हम एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। जो उनके हाथ में नहीं होती वो इसलिए हो जाती है बिकॉज जो सेल हमारे यूट्रस के अंदर होते हैं वो ओवरी में भी होते हैं। जो यूट्रस में सेल होते हैं उनसे तो ब्लीडिंग बाहर चली जाती है, लेकिन जो ओवरी में सेल हैं वो वहीं पे खून जमा होता है और वो कमर में दर्द पैदा करते हैं। बहुत सारे दिन लड़कियों के स्कूल नहीं जा पाती, उनको चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आते हैं, बहुत दर्द होती है, बहुत परेशान रहती हैं वो लड़कियाँ। पर इन किशोरियों को और इन लड़कियों का इलाज, उनकी मदर की ज़रूरत है कि वो उनका इलाज करवाएं। ज़्यादातर उनकी मदर और दादी नानी को लगता है कि ये नॉर्मल है इतना दर्द होना, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे कमर में हो चाहे पेट में हो, लड़की को वो नॉर्मल नहीं है। बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब उसको प्रेगनेंसी होने का टाइम आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो बीमारी होगी वो अपना जड़ पकड़ चुकी होगी और बच्चा होने में वो दिक्कत पैदा करेगी। तो कमर दर्द का इलाज टाइम से होना चाहिए और जो एग्जैक्ट कॉज है, कॉज ढूंढकर उसका इलाज होना चाहिए। कमर दर्द के लिए सीधे आप हड्डियों के डॉक्टर पे ना जाके एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले जाएं, और अगर वो कहें कि आपको हड्डियों के डॉक्टर की ज़रूरत है तो फिर आप एक हड्डियों के डॉक्टर को दिखाएं। तो जिस तरीके से हमने बात की, जो लड़कियां होती हैं जिनके पीरियड्स शुरू ही होते हैं और जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए किस तरीके की उनको डाइट लेनी चाहिए, कैसे खान पान का ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों को वो कम भी कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है। बिकॉज हमारी जो हेल्थ है, फूड ही हमारी मेडिसिन है। हमें जो खाने हैं, खासकर हमारे जो आजकल चल पड़े हमारे जो फास्ट फूड बोलते हैं, जो मैदा है, चीनी, जो इनको हम वाइट जहर बोलते हैं, और एक सफ़ेद नमक, ये इनको हम पॉइजन्स हैं या वाइट पॉइजन्स हैं। इनको अपने खाने से अगर हम दूर रखेंगे तो हमें बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और हमें वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां और फलों से भरा हुआ जो खाना है ना, वो खाना चाहिए। आपको कम से कम
रोज़ 500 ग्राम फ्रूट तो खाना ही खाना है, 4 तरह का फ्रूट आप कोई भी खाइए। आपको कम से कम 500 ग्राम सलाद ज़रूर खाना है। उसके अलावा जब भूख लगे तो आप रोटी सब्जी खाइए, दालें खाइए, पनीर लीजिए, दही लीजिए। अगर आप मोटी हैं तो दूध, मैदा, चीनी, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। वाइट शुगर टोटली अपने खाने से दूर कर दीजिए। और दूसरी बात है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर चाहिए। जो लेडीज़ वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, अगर पेट में कीड़े हैं तब भी आपके खाने में कमी हो जाएगी, खाने न्यूट्रिशन की कमी। जो अभी कीड़े खाए जा रहे हैं तो वो आप नहीं खा सकेंगी, तो आपके शरीर को नहीं लगेगा, तो आप में कोई ना कोई कमी ज़रूर आ जाएगी। आप में खून की कमी नहीं होने देनी। आप में अगर खून की कमी है तो आपकी कमर में दर्द होगी। और दूसरा, जो आजकल हम सारा दिन अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बहुत कॉमन है। तो विटामिन डी का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर नेचुरली मेंटेन करना चाहते हैं, खील और पताशे दोनों अपने आप में विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स हैं, और ये आपके काफ़ी हद तक आपके पित्त को शांत करता है, और ये आपकी कमर के दर्द को भी ये ठीक करेगा। अगर आप मखाने लेती हैं रोज़ दूध के साथ तो वो आपके कमर दर्द में काफ़ी आराम देगा। अगर आपको साथ में सफ़ेद पानी भी पड़ता है और फिर कमर में दर्द भी है, इसका मतलब यूट्रस में इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी तो आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको एमआरआई और सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने बात किया कि खान पान, तो खाने के साथ साथ आपने बताया कि एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुछ कई कबार हमारे साथ ये होता है कि हमारे बैक पे ज़्यादा काम करने की वजह से भी हो जाती है, एक्सर्शन की वजह से भी हो जाती है। तो ऐसे में हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमें जो हमारा बैक पेन है उससे थोड़ा सा निजात मिल सके? देखिए, बॉडी के जिस भी पार्ट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मसल वीक हो जाते हैं। तो एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। आपके लिए बहुत आसान आसन है माजरी आसन, जिसमें आप, जिसको कैट और कैमल पोज भी बोलते हैं। छोटे होते हुए हम एक घोड़े की तरह बन जाया करते थे, वैसे ही बनकर अगर आप टिपिकल देखेंगे, अपनी कमर को आप ऊपर और नीचे ऐसे गोल गोल घुमाएं, एक्सरसाइज करेंगी तो मसल्स आपके बैक के ठीक रहेंगे। दूसरा तरीका है कि आप बेड पे लेट जाइए। आपकी, जैसे अगर आप बेड पे इस तरीके से लेटी हुई हैं तो आपकी कमर के नीचे एक तकिया रखिए, टॉवल को फोल्ड करके रख लीजिए, उसको आप दबाएंगे, रिलैक्स करेंगे, दबाएंगी, रिलैक्स करेंगी, तो आपकी जो मसल्स हैं बैक की वो ठीक रहेंगी। इसके साथ आपको रेगुलर सैर ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रोज़ योगा कर सकें आधे पौने घंटे के लिए तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत ठीक है, आप जितने पैसे कमा के डॉक्टर पे खर्च करेंगे उससे अच्छा है कि वो टाइम अपनी सेहत पे खर्च कर कर अपनी सेहत को सुरक्षित रखें और डॉक्टर पे जाने से बच जाएंगी। सनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। अंजलि नैथानी अरोड़ा की जिंदगी अभी जितनी पुरसुकून है, पहले उतने ही मुश्किल हालात थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजलि को शायद बचपन से ही बड़ी और जिम्मेदार होने का एहसास हो चुका था। तभी तो अंजलि को अपने ड्राइवर वालिद की तकलीफ और कम आमदनी का एहसास हो चुका था। उनका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अंजलि 6ठी क्लास में थी तभी से अपनी हम उम्र बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। अंजलि की पैदाइश दिल्ली के एक बेहद गरीब फैमिली में हुआ। ड्राइवर वालिद और हाउसवाइफ माँ की बेटी अंजलि पढ़ाई में बहुत अच्छी रहीं और हमेशा शानदार नतीजे दिए। हालांकि आमदनी कम और अखराज ज़्यादा होने की वजह से अंजलि की तालीम का मुतासिर होना लाजमी था। चूँकि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजलि को शायद अपने घर की आमदनी और मुश्किलों का एहसास हो चुका था। ट्यूशन की वजह से नतीजा ये निकला कि अंजलि ने अपने वालिदैन से अपनी पढ़ाई के लिए पैसे लेने बंद कर दिए। इसके साथ साथ कुछ वक्त बाद ये हुआ कि घर के खर्च भी अंजलि ने ट्यूशन पढ़ाकर पूरा किया।
किराए के मकान में रहकर और अपने आस पड़ोस के लोगों के बीच पहचान बनाकर अंजलि ने अपने वालिदैन की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। IIT से पास आउट होने के बाद भी अंजलि की रफ्तार न रुकी, न थमी, बल्कि उनकी कामयाबी के फहरिस्त में एक अहम सितारा तब जुड़ा जब उन्होंने PhD क्लियर किया। कैसे एक चिराग अपनी रोशनी से पूरे घर को मुनव्वर कर जाता है, कैसे एक गुलाब पूरे चमन को अपनी खुशबू से लबरेज कर जाता है, ये बिलाशुबह हम अंजलि की जिंदगी से सीख सकते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं कुछ खाने और पीने की। जब हम बात करें बच्चों की तो बच्चों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती हैं, और जब बात हो खाने की तो उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो इसलिए हम आ चुके हैं नेहा जी के पास, जो कि एक कुकिंग एक्सपर्ट हैं और कुकिंग क्लासेस भी चलाती हैं। तो भाई मुझे लगा इनसे अच्छा शख्स तो कोई हो ही नहीं सकता जो मुझे नए स्नैक्स बनाने की टिप्स और ट्रिक्स सिखा सके। तो नेहा जी, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच खुशबू। आई लुक फॉरवर्ड कि मैं आपको नई चीज़ें सिखाऊं आपके बच्चों के टिफ़िन में जो आप यूज़ कर सकें। जी, तो मैं इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि आज मैं बहुत सारी नए स्नैक्स और की टिप्स और ट्रिक्स सीख सकूं, ताकि हम हर दिन नए नए स्नैक्स टेस्ट कर सकें। सबसे पहले हम बनाएंगे समोसा। उसके लिए हम पहले अपना डो रेडी करेंगे, उसके बाद हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे, फिर हम समोसा पेस्ट्रीज बनाएंगे, फिर अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं हम फ्राई करेंगे, बाकी हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए डो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स। डो के लिए सबसे पहले हम रखेंगे मैदा जी, हम रखेंगे थोड़ा घी और थोड़ा अजवाइन, क्योंकि अजवाइन क्या करेगा, अजवाइन जब हम फ्राई करते हैं वो आपको हेल्दी रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, बिकॉज फ्राइड चीज़ों में वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको एसिडिटी ना दे, तो वो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा ऑफ कोर्स हम थोड़े मसाले भी इस्तेमाल करेंगे। हम थोड़ा सॉल्ट लेंगे, थोड़ी लाल मिर्च लेंगे और इसके साथ हम पहले डो बनाएंगे। सो अभी हम ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 कप मैदा, जिसमें हमारा अराउंड, अगर हम कॉकटेल या छोटे समोसे बनाएं बच्चों वाले जो होते हैं, वो हमारे बन जाएंगे अराउंड 10 समोसे इसमें। ठीक है, छोटे छोटे समोसे। तो हम इसमें पहले मैदा अंदर डाल रहे हैं। एक आपको ऑफ कोर्स एक डीप बर्तन चाहिए जिसमें आप मिक्स कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी इसीलिए क्योंकि घी उसको स्मूथ भी रखेगा और उसमें एक अच्छा सा मिक्स आएगा। और जो समोसे में आप देखते हैं जब फ्राई करते हैं जो होल्स आ जाते हैं ऊपर, अगर आप ये डालेंगे तो वो नहीं आएंगे ज़्यादा, तो मतलब स्मूथ समोसा रहेगा, जो रेस्टोरेंट की तरह लगते हैं एकदम वैसे। तो हम इसमें घी, जी एग्जैक्टली, सो इसमें हम घी डाला हमने बस एक छोटी सी चम्मच। उसके अलावा हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्का सा आधा टीस्पून, और बस एक हाथ से हल्का हल्का हम इसे गूंदेंगे ना। हमें इसको बस ये करना है कि ऐसे ऐसे मिक्स करना है ताकि ये जो घी है ऐसे ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वैसे तरह ये डो बन जाए। अब हमारा ये डो तैयार हो गया है, मगर इसे हम 10 मिनट 15 मिनट तक छोड़ेंगे ताकि ये आसानी से फूल जाए जब हम समोसे बनाएं। जब तक वो रेडी हो रहा है, बैठा हुआ है, तब तक हम अपनी समोसे का स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। अब इसमें अदरक, मिर्च और हमारा ज़ीरा पड़ा है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो हम शुरू कर सकते हैं लाल मिर्च से, आधी चम्मच लाल मिर्च, कुछ धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और हल्का सा नमक। ये सब हमने डाला। अब इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि तेल रहे थोड़ा, नहीं तो सूखे मसाले आपके जल जाएंगे। अब हमारे पास ये उबले हुए आलू हैं, तो हम बस अपने हाथ से लेके इन्हें हल्के हल्के ऐसे तोड़ के डाल देंगे अंदर। बस, तो आलू डालने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक इन्हें बस हम मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा मसाला इन पे अच्छे से चिपक जाए। उसके अलावा आप ऑल्सो पनीर डाल सकते हैं। पनीर ऑप्शनल है, बट बच्चों को और समोसे में पनीर बहुत अच्छा लगता है।
बीच बीच में जो क्रीमी टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप पनीर इसमें ज़रूर डालिए। पनीर के बाद थोड़ा सा मटर, जो मैंने हल्के से उबाल दी थी, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, सॉफ्ट मटर है ये सब हमारा डल गया। अब हम लेंगे एक मैशर और हम इसे मैश कर देंगे। जितना अच्छा मैश करेंगे आप उतना अच्छा स्टफिंग में जाएगा, तो इसे आप मैश कर दीजिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ये बहुत अच्छा बनाएगा समोसे को। जैसे के लिए छोटे छोटे गोले, जैसे अखरोट के साइज़ के जो होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे गोले आपको बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, इसे उठा उठा के चेक करिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, क्योंकि हम इसमें मैदा नहीं डाल रहे हैं अभी रोल करते वक्त। जितने गोल हो सकें उतना कोशिश करिए, और ध्यान रखिएगा एजेस सारे आपके इवन रोल्ड हो, मतलब ये सारे एजेस आपके इवन हो। बस अब एक आप शार्प नाइफ लीजिए और इसे बीच में से ऐसे काट दीजिए। अब ये आपके 2 समोसे बनाएगा, छोटे से 2 समोसे, ठीक है। थोड़ा सा पानी लीजिए एक कटोरी में और इसके एजेस पे इसे सारा लगा दीजिए ऐसे। पहले एक करते हैं, इसको होल्ड करिए एक कोन की तरह, तो ऐसे एक कोन बना दीजिए छोटा सा। अपनी 2 फिंगर्स के अंदर इसको डालिए ऐसे। और ये नाव अब आपकी जो स्टफिंग है, जो आपकी थोड़ी ठंडी स्टफिंग है, हाथों से ही इसको लीजिए और ऐसे अंदर डाल दीजिए। दबा भी दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ी ऊपर जगह आपकी बच रही है, और फिर इसको आप ऐसे पिंच कर दीजिए बस। ऐसे आपने इसको पिंच कर दिया। फिर एक फोक लीजिए और हल्का सा इसे यहाँ प्रेस कर दीजिए, इससे ये चिपका भी रहेगा आपका समोसा। बस ये आपका एक छोटा सा समोसा तैयार है। ऐसे ही आप ऐसे समोसे बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप फिर जब चाहें 2-3 निकालिए, उन्हें फ्राई करिए, और बाकी आप फ्रोज़न रख सकते हैं। एक और बना रहे हैं हम। सेम वे हमने कोन बनाया, पहले पानी उधर लगाया हर तरफ, और फिर हमने इसे क्लोज कर दिया, चिपका दिया, इससे ये चिपक जाएगा पानी से। बस, और फिर हमने फोक लिया, पिंक ऐसे किया, और बस। अभी हमारे समोसे रेडी हैं और हमारा तेल भी काफ़ी गर्म हो गया है। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। धीरे धीरे डाल देते हैं हम इन्हें। आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं एक पैन में, जितना आपके फिट आ जाए। हम लोग अभी पहले ये 4 कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला, आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, आप इनको एयर फ्राई कर लीजिए। इन समोसे से की सबसे अच्छी और ख़ासियत है कि ये आप फ्रीज़ करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और छोटे छोटे हैं तो टिफ़िन में भी बहुत आसानी से पैक हो जाएंगे। और इसमें आप पनीर डालते हैं तो बहुत क्रीमी और टेस्टी भी होते हैं। और बस हल्की सी हरी चटनी या कोई सॉल्ट इसके साथ आप डाल दीजिए और सर्व कर दीजिए। अभी हमारे तल गए हैं, नाइस गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें निकाल लीजिए, आप एक टिश्यू पे डाल दीजिए ताकि ये आपका एक्सेस ऑयल पहले सोक कर ले। चटनी के साथ इन्हें सर्व करिए, एक हरी चटनी के साथ, सॉल्ट के साथ, जैसे आपको मन करे, और गरम गरम इन्हें एंजॉय करिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यारे और इतने टेम्पटिंग समोसे हमें बनाए और हमें सिखाया भी कि किस तरीके से हम ये छोटे से क्यूट से पॉकेट समोसास बना सकते हैं। और मैं इनको डेफिनेटली टेस्ट करना चाहूँगी और आप लोग भी इन्हें घर पर बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत जितने क्यूट ये दिख रहे हैं उतने ही टेस्टी भी ये समोसे बने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समोसा बनाया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि